की हालात के असरात अब स्टॉक मार्केट पर भी नजर आने लगे। इंडेक्स मुस्तकिल गिरावट का शिकार, स्टॉक होल्डर्स में बेचैनी, सरमायाकारों का मोहतात रवैया, खरीद के बजाय फरोख्त में दिलचस्पी। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके साथ साथ सरमायाकारों की जो सेहत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नासाज होती जा रही है। परेशानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की कि मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और फिर मेरे ख़ास अंदाज में मैं कहता हूँ कि ऊपर ही चली जाएगी। उम्मीद, तवक्कुआत सब जो हैं वो गड़बड़ हो गई। अचानक स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम करके गिरी और सरमायाकारों को मौका भी ना मिला कि वो अपना सरमाया बाहर निकाल सकें। मैं बहुत दफ़ा इस मौजू पर बात करता हूँ, ख़ुद भी तज़किये देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब एंकर हूँ तो तज़किये जो हैं उनको महदूद रखूँ। लेकिन क्या करूँ, बेचैन रहता हूँ कुछ ना कुछ बोलने के बारे में स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है कितने पॉइंट गिरी, पिछली दफ़ा आपको जितना बताया था उससे ज़्यादा गिर गई। अब एक फ्रिक्शन की लेवल क्रिएट हो रही है अराउंड 38,000 पॉइंट्स, लेकिन ये अब कितने अरसे चल पाएगी, कहीं मार्केट और मज़ीद तो नीचे नहीं जाएगी। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब बाकर अब्बास जाफरी साहब के CEO हैं इन्वेस्टर्स लाउंज के। वेलकम करता हूं आपको शो में। बहुत बाकर अब्बास जाफरी साहब, बुनियादी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के लिए लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कलमात इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की मईशत कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, बरतानिया वाले जेलस होना शुरू हो गए, पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 20 बड़ी ममाशियत के अंदर शामिल हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक मार्केट नीचे आके गिर गई, MSCI इंडेक्स में शामिल हो गए। अब पाकिस्तान वाह वाह होगी, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जैसी कोई मार्केट नहीं होगी। फिर मार्केट नीचे आ गई धड़ाम से। मैं चाहूँगा बाकर अब्बास जाफरी साहब, आप और आप जैसे एनालिस्ट जो हैं इस सवाल का जवाब दें। आज आप कटहरे के अंदर हैं, किधर से मिलती थी आपको ये खबरें कि मार्केट और ऊपर जाएगी? किधर से आपको खबरें मिलती थी कि मुस्तकबिल जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन होगा मार्केट का? मैं जवाब चाहता हूँ और सरमायाकार भी जवाब चाहते हैं। जी देखिए, दो इसके बुनियादी जुज़्व हैं। एक आपने सवाल किया इकॉनमी के बारे में, एक सवाल किया आपने स्टॉक मार्केट के बारे में। इकॉनमी अभी भी पाकिस्तान की अबव 5% GDP ग्रोथ रेट पे है। एशिया की इकॉनमीज़ का अगर मवाजना किया जाए तो 5% से अबव 2 से 3 इकॉनमीज़ हैं जो पाकिस्तान के अराउंड उसी टेयर में आती हैं। अब अगर बात की जाए उसके साथ स्टॉक मार्केट की, तो यस यू आर राइट, पाकिस्तान में तमाम तरह एनालिस्ट और इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस यही थी कि MSCI के अंदर जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेज़ी आएगी, और मार्केट इसी रैली को एंटिसिपेट करते हुए 30,000 से 45,000 और 45,000 से 52,000 तक जा पहुंची। लेकिन हम इकोनॉमी में और ख़ासतौर पे स्टॉक मार्केट एनालिसिस में देखते हैं कि जब भी इवेंट होने वाला होता है, इवेंट से होने से पहले ही उसका इंपैक्ट रियलाइज किया जा चुका होता है। और जिस तरह स्टॉक एनालिस्ट अगर आप बात की जाए और खासतौर पे इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी इसको एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस बार जब स्टॉक मार्केट 52 के लेवल्स पे आई और ये कहा जाने लगा कि MSCI के अंदर पाकिस्तान जा रहा है फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, तो उसकी प्री रैली अगर आप कतर का मवाजना करें तो जो दूसरी इकॉनमी जो फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर गई वो ऑलरेडी एग्जॉर्बिटेंटली ग्रो कर चुकी थी, और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जब वो इवेंट हुआ तो वो बहुत क्रूशल टाइम था इकॉनमी के लिए भी और आपके ओवरऑल मार्केट के लिए भी। मार्केट हाई मल्टीपल्स पे मौजूद थी। इमर्जिंग मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो दो बड़े रिस्क को देख रहे थे। एक तो पॉलिटिकल रिस्क, जो कि खास तौर पे पाकिस्तान जब इलेक्शन ईयर में जाना है उसमें आना था। तीसरा इकोनॉमी का एक बड़ा रिस्क मार्केट को लाहक था, जिसमें करेंसी डेप्रिसिएशन, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो हम सोचेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान में पोजीशन ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स है ये सब मिक्स हो जाता है जी। और फिर आखिर में रिजल्ट यही निकलता है कि आप लोगों की साइंस टोटल फेल है, क्योंकि आपने एनालिसिस की उसका कोई फायदा नहीं, आपने प्रेडिक्शंस की, आपकी बात नहीं कर रहा, सारे जी एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्रेडिक्शंस की, गलत हो गई। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसकी भरपाई कौन करेगा? आप में ज़्यादातर लोग जो है ना रीजनिंग तब देते हैं जब वाकया पेश आ जाता है। उससे पहले आपको याद होगा, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक अकेला मैं ही था जो कहता था मार्केट गिर जाएगी, लेकिन लोग मजाक करते थे, लोग हंसी में बात को उड़ा देते थे। आज यकीन करें वो सरमायाकार दुआएं देते हैं जिन लोगों ने पैसा अपने वक्त पे निकाल लिया। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जहनी कैफियत अभी आपको पता नहीं है लोगों की। आप कह रहे हैं कि ये दो जुज़्व हैं, दो जुज़्व ये हैं कि एक इकॉनमी और एक मार्केट है,
तो फिर आप तो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि इकोनॉमी कुछ और है और स्टॉक मार्केट कुछ और है। देखिए, जुज़ का मतलब ये नहीं होता कि दो चीज़ें कुछ और हैं। जुज़ का मतलब ये होता है कि एक मजमूई सूरत हाल के दो कंपोनेंट हैं। और आप अली साहब बहुत खूबसूरती से अपने आप को उन लोगों की सफ़ में लाके खड़ा कर देते हैं जो इवेंट के बाद उन लोगों के ऊपर बात करते हैं जो कि इवेंट की रियलाइजेशन को देखते हैं और उस पर कमेंट इवेंट से पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वेल, आई वुड कंप्लीटली डिसएग्री विद यू ऑन दैट। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप दो चीज़ें, अगर मार्केट अभी बेरिश है, बेयर मार्केट में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जितने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आप कैलकुलेट कर लें, जितनी डिविडेंड यील्ड्स कैलकुलेट कर लें, डिविडेंड यील्ड्स और हायर हो जाएंगी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और लोअर हो जाएंगे। ये बेयर मार्केट का नेचर है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर अभी जितनी मंदी आई है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है। मंदी इसलिए आई है क्योंकि साइंस जानते हुए जानबूझकर हमारे स्टॉक के एनालिस्ट ने और रिसर्चर्स ने अपने सेठों के कहने पे और अपने बॉसों के कहने पे उल्टी सीधी चीजें छापी हैं और 4 पैसे कमाने के लिए गरीबों का और दरमियाने दर्जे के सरमायाकारों का पैसा डबो दिया है। अच्छा, ये कसूर है, ये गलती है। आप मुझे बताएं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपने कहा, जब माशाल्लाह आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी आंसर टू दैट। अगर तो ब्रोकर्स और बड़े सरमायाकारी तबका आम इन्वेस्टर्स का इस्तेहसाल करना चाह रहा होता है, ये आर्गुमेंट जनरली तो हम मान सकते हैं और ये होता भी है, एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। लेकिन अगर तो ऐसा ही होता तो जो 52 से मार्केट 39 या 38 पे गई है तो ब्रोकर डिफॉल्ट नहीं करते, ब्रोकर्स के प्रोप्राइटरी अकाउंट नहीं उड़ते, ब्रोकर्स के जो बड़े इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब नहीं होती। यहाँ पे ब्रोकर्स के अकाउंट्स भी गए, म्यूचुअल फंड्स को भी लॉसेस हुए हैं। तो जनरली आप देखें ओवरऑल सिस्टम से लिक्विडिटी में कमी आई है। तो जनरली आपका आर्गुमेंट दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता ही चलेगा कि इस क्राइसिस के अंदर जो कि एक ट्रांजिटरी नेचर का है, वुड स्टिल से दैट बिकॉज नया साल आएगा, थोड़ी पॉलिटिकल आसान अल्फाज में बेसिकली आप लोग प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात करते हैं। आम आदमी को बता देते हैं बुनियादी तौर पर एक शेयर जो है कितनी जल्दी अपने पैसे कमा के वापस दे देगा, सीधा सीधा हिसाब। सर आप कंपेयर अपने कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को अमेरिका के साथ। हमारे साथ खैर अकील करीम डैडी साहब जो कि मुल्क के मारूफ सरमाया, वो बतौर मेहमान टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम अकील करीम डैडी साहब। अकील करीम डैडी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं रुपया पैसा में। हेलो, मेरे ख्याल उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो जनाब अकील करीम डैडी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं रुपया पैसा में। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अकील करीम डैडी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अकील साहब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि ये जो मार्केट के मौजूदा हालात हैं और ख़ास तौर पे लोगों ने कहा था कुछ स्टेबिलिटी आ गई लेकिन उसके बाद फिर गिरावट, इससे बहुत सारा सरमाया जो है वो मुल्क से, मैं कह रहा हूं कि फरार तो नहीं होगा लेकिन परेशान ज़रूर हो जाएगा सरमायाकार। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताइए। ठीक है, अभी इस वक्त सिचुएशन जो मार्केट पे गिर रही है उसमें कुछ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रही है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करवा रही है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी अचानक चेंज हुई है। अब आप देखें कि जो गैस कंपनीज हैं उनके नए फार्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से गैस प्राइसेस गिरी है। फिर सीमेंट सेक्टर में जो 4-4.5 साल से कार्टेल चल रहा है तो वहां से कोई सख्ती हुई है तो उस वजह से सीमेंट सेक्टर भी गिर रहा है। इसके साथ साथ फर्निश ऑयल के प्रोजेक्ट इन्होंने उठाना पावर सेक्टर ने बंद कर दिया है, लोग एलएनजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो फर्निश ऑयल की वजह से रिफाइनरीज बंद हो रही है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने जो कि मुसलसल ये कह रहे थे कि हमें डिवैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं है और अचानक मार्केट में ये डिवैल्यूएशन हुआ जिसकी वजह से रुपये वीक हुआ, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें पिछले कोई 3 महीने से जो हो रही हैं तो ये सारी नेगेटिव चीजें हैं और जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी पैनिक हो रहा है। इन्वेस्टर और रुपये वीक होने की वजह से फॉरेनर पैनिक हो रहा है। तो ये वजह है जो मेन मार्केट गिरी है। अकील साहब एक बात और भी जो है वो मैं यहाँ करता चलूँ कि बुनियादी तौर पर कल स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी कुछ शक शुबहात का इजहार किया कि शायद ये हुकूमत अपने दिन पूरे ना करे। आपके ख्याल से क्या उसके असरात भी स्टॉक मार्केट पर मुरतब होंगे? देखिए डेफिनेट इम्पैक्ट उसका भी आ सकता है क्योंकि जाहिर बात है कि स्पीकर को अपनी असेंबली के मुंह से ये जुमले निकलने, डेफिनेट उनको कोई ना कोई ऐसी बात उनको पता होगी या उसकी वजूहत उनको पता होगी।
लेकिन हम जो देख रहे हैं कि इस तरह जो इसाक डार साहब जब तक थे तो कोई इतनी ज्यादा सिचुएशन बुरी नहीं हुई थी। उनके जाने के बाद काफी सिचुएशन बुरी हुई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ नाअहल लोग बिठाए हुए हैं जो मुझे लगता है इस शॉर्ट टाइम का फायदा उठा रहे हैं और वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। उनका ये ख्याल होगा कि शायद ही गवर्नमेंट ज्यादा न चल पाए तो जितना टाइम मिलता है उसका फायदा उठाया जाए। कुछ क्या सराई कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में मार्केट आपको कहाँ दिखती है? देखिए, मार्केट मैं समझता हूँ बहुत ही वैल्यू है, सस्ती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है कल तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन आज जितनी भी पॉलिसी अगर हम इसको मार्केट में डिस्काउंट करते हैं तो मार्केट उसके बावजूद भी काफी सस्ती है और ये लेवल ऐसे हैं कि इन्वेस्टर को मार्केट में आना चाहिए। लेकिन मुझे कल का कुछ नहीं पता, कल बैठ के वो नई कोई चीज इंट्रोड्यूस कर दे जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आए, उसको अलग है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो डॉलर जो है ये जब से इसकी कदर में इजाफा हुआ है रुपए के, तो मैं देख रहा हूँ मार्केट में अजीब सी खलबली सी मच गई है। स्टॉक मार्केट क्या हो, प्रॉपर्टी मार्केट क्या हो, हर आदमी परेशान है। एक दिन में बैठे बैठे जो है इतने ज़्यादा सरमाए की कदर कम हो जाती है अगर आप पाक रुपी वर्सेस यूएस डॉलर के अंदर देखें। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कतई लुक्रेटिव नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए? देखें, हमारे लिए किसी सूरत पे भी करेंसी वीक होना अच्छा साइन नहीं है। बाजार तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो हम तो ये कह रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है हमने तो देखा ही नहीं है कि कभी एक्सपोर्ट बढ़ी हो। 4 रुपए का डॉलर था, आज 112 रुपए का हो गया है ना। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। हाँ, यही होता है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और फिर हमारे डेफिसिट बढ़ जाते हैं, फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाते हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि ये 4-5 रुपए की डिविडेंड। कोई दवा भी है इस बीमारी की या खाली दुआ पे ही इन्हिसार करना पड़ेगा? देखिए, दुआ तो हर चीज पे करनी चाहिए, लेकिन साथ में कोई इलाज करने वाले लोग हो, कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट हो। अभी तो हम देख नहीं रहे कि इस गवर्नमेंट के साथ कोई इकोनॉमिस्ट अभी तक चल रहा हो। और मेरा ख्याल है कि सिचुएशन जो है उसमें कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जो उनको गाइड कर सके, जो उनको समझा सके। पिछले काफी दिनों से शोर मचा रहे थे कि नहीं रुपये वीक करने की जरूरत नहीं है और अचानक वीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि वीकनेस होना इतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात है कि आप लोगों को ये बार बार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नहीं रुपये वीक नहीं करेंगे, रुपये इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसके बाद आप आके ये कह दें कि भाई फ्री मार्केट है, हमने मार्केट के ऊपर छोड़ा है, खुद डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या होनी चाहिए। स्टेट बैंक का ये बयान आया था, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस बयान की भी जरूरत थी। मुनासिब तो यही है कि हर चीज को गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपका रुपये वीक हो रहा और गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी रीपेमेंट वगैरह के बहुत बड़े इशू है आगे, और इसको भी हमें मैनेज करना है। तो हम गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि आप इस पे पॉलिसी मेकर के साथ बैठे। ये बहुत ही अहम बात आपने की है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम डैडी साहब, आप हमारे साथ शो के बतौर मेहमान शरीक हुए बजरिया टेलीफोन लाइन। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस अहम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब बाकर अब्बास जाफरी साहब जो कि CEO इन्वेस्टर्स लाउंज हैं। और बात ब्रेक पे जाने से पहले जहां सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ता हूं। हमारे यहाँ अमूमन 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि मेरे नज़दीक तो बहुत घिसी पिटी सी हैं वो, लेकिन उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को। EPS और क्या कहते हैं प्राइस मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल एटसेट्रा। तो मैं चाहूँगा जनाब बाकर जाफरी साहब मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर बहुत हाई होता है, वहाँ पे इस तरह के मेजर्स यूज़ करना ख़ासतौर पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल लॉजिक नहीं देता। अच्छा, आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा। ये बता दीजिए कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो लॉजिक देते हैं। देखिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट आर्ग्यूमेंट है। मार्केट को एनालिसिस करने के लिए जो आप अप्रॉक्सीमेट मेजर्स लेते हैं कुछ
जिसके तहत आप मार्केट की सेहत, मार्केट में ग्रोथ मोमेंटम को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, जो कि आपने पहले भी इशारा किया, कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट को क्वांटिफाई कर नहीं सकते हम। तो जब सेंटिमेंट नेगेटिव होते हैं तो वो जब मार्केट पर असरअंदाज होते हैं नेगेटिवली, वो आपको समझ नहीं आते। लेकिन अगर आप क्वांटिफाई करें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मार्केट का या डिविडेंड यील्ड मार्केट की एक दो डिसेंट इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल बब्बर शेर और बिल्ली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अब अमेरिका की मईशत के अंदर अगर मैं इसी चीज को लेकर चलूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने अमेरिका वाली किताबें ही पढ़ी होती हैं, पाकिस्तान के अंदर तो किसी ने फाइनेंस की किताब लिखी नहीं लगता, तो फिर मैं बब्बर शेर का बिल्ली के साथ मुकाबला कैसे करूंगा? देखिए, आप हर बात के जवाब में अमेरिका जरूर जाते हैं। आपको एशिया में रहने की जरूरत है, एशिया में ले चलें। आपकी इकोनॉमी की जो डायनामिक्स हैं, वो आप एक फ्रंटियर मार्केट से बमुश्किल इमर्जिंग मार्केट्स में आए हैं। तो आप अपना कंपेयर करें इमर्जिंग मार्केट से और फ्रंटियर मार्केट्स के साथ। तो मैं कतर के साथ क्यों कंपेयर कर सकता हूं? उसकी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस ही और है, मैं उसके साथ कतर के साथ आप मुझे बता दीजिए क्या पेस है कतर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट? मुझे तो नहीं पता, लेकिन कतर और है। देन हाउ डिड यू से कि कतर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस? बिकॉज़ कतर इज मच स्मॉलर बाय वर्च्यू ऑफ पॉपुलेशन। इट्स ऑब्वियस, इट्स मच स्मॉलर एज अ कंट्री। इट्स मच स्मॉलर। पॉपुलेशन डिफरेंट है। अभी हम बात करें इंडिकेटर गॉज की। पाकिस्तानी मार्केट, आई एग्री विद यू कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब मार्केट 40,000 पॉइंट से 36 या 37 के अराउंड जब आ रही है, 36 पे एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी, इंश्योरेंस ने कंटिन्यूसली मार्केट में बाय किया है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर का मवाजना करें तो हम क्या कराते हैं अपने घर वालों की इंश्योरेंस और अपने बच्चों की इंश्योरेंस, कि हमें पता होता है कि 25 या 10 या 20 साल की मुद्दत में हमें ये पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर तमाम दूसरे इन्वेस्टर्स की मवाजनी में सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू लेता है मार्केट का। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने इसी मार्केट में बाय किया है। अगर आप अपना बैंक अपना पैसा सिर्फ अगर बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखे रहेंगे आप, तो आपका प्रॉब्लम यही आएगा। अगर आपने अपने पैसा बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में रखे रहेंगे, तो बैंक आपको 4% से 5% रिटर्न देगा और आपका ही पैसा उठा के इस मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बायर बनेगा और ओवर द 5 to 10 years अच्छा रिटर्न कमाएगा। और आप यही सोचते रह जाएंगे कि यार मेरे बैंक ने तो 5 से 6% रिटर्न दिया है, जबकि स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज 10 साल में अगर मवाजना की जाए तो 15 to 20% रिटर्न ऑन एवरेज एनुअल रिटर्न दे रही है। तो उस वक्त जब आप अपने बच्चों की जब प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और अच्छा बेहतर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मार्केट को नहीं देखेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मार्केट को देखें, आई एम सेइंग कि मार्केट के अलावा भी आप दूसरे एवेन्यूज को देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जब भी आप ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाएं तो स्टॉक्स हमेशा उस पर मद्देनजर रखें। जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, जब बच्चे जवान हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट मिलेगा, जवान जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट मिलेगा। तो अगेन हम जब नेगेटिविटी फैलाते हैं तो प्रॉब्लम यही आती है। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये बिजनेस बात करते हैं, जब स्टॉक्स पे बात करते हैं तो स्टॉक सट्टा बाजारी है, स्टॉक में ये प्रॉब्लम है। स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है एज एसेट क्लास, पाकिस्तान की मार्केट में प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी मार्केट में जो फंडामेंटल चीजें हैं वो उनको इंप्रूव होना है। पाकिस्तानी मार्केट ट्रांजिटरी, ऑयल इज अ ग्लोबल, देखें मैं ऑयल इज अ ग्लोबल कमोडिटी। जो तेल, ये मादनी तेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुनियादी तौर पे उसकी कीमत गिर जाती है। कहाँ चली गई थी आप पता होगा, $150 तक गई थी, फिर नीचे गिरती है तो $50 से भी नीचे चली गई। एक वक्त ऐसे आया कि $30 से नीचे चली गई। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद नेगेटिविटी, दिस इज बिजनेस। ये बिजनेस है, इसमें नोटू लगा हुआ है, इसका नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से क्या ताल्लुक है? ऑयल का प्रेडिक्शंस वर रॉन्ग, ऑयल का इस डिस्कशन से क्या ताल्लुक है? अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि मार्केट यहां से लॉन्ग टर्म व्यू के लिए क्या हमारी जनरेशंस को 10 से 15 साल की तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए नहीं चाहिए? इसका अभी ऑयल से क्या ताल्लुक है? ऑयल का ताल्लुक आप ऑयल का ताल्लुक तब आप बना लेते हैं। एक मिनट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑयल से वो कंपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, प्लीज खादिम की अर्ज सुन लें जरा। बात यह ऑयल से कैसे ताल्लुक नहीं है, आपका सबसे हैवी सेक्टर एनर्जी है, आपकी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एनर्जी से रिलेटेड हैं और आपके यहाँ तो तेल के बगैर काम नहीं चलता। तेल की कीमत सुने, तेल की कीमत बढ़ेगी नीचे नहीं, ऑयल रिफाइनरी को फायदा होगा, ऑयल एक्सप्लोरेशन को फायदा होगा, मार्केटिंग को फायदा होगा। एनालिस्ट जो है सर, आम आदमी की तो कोई परवाह पाकिस्तान में कर रहा होता तो मुल्क कहां से कहां होता। ऑयल की कीमत गिरी तो लोगों को इन्वेंट्री लॉसेज होने चाहिए थे, एनर्जी सेक्टर को बैठ जाना चाहिए था। स्टॉक के एनालिस्ट ने क्या कहना शुरू कर दिया, ओ अब तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फीजिबल है। कहां से लॉजिक है? तो स्टॉक के यह मजाक है, जब तेल की कीमत बढ़ जाए तो भी मार्केट ऊपर, नीचे जाए तो भी उनकी अकल में फुकदान है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में फुकदान है। सो यू हैव टू, आपको लॉजिक को बड़ा क्लियरली डिफाइन करना होगा। अगर किसी एनालिस्ट ने बाय करा दिया जब ऑयल गिर रहा था
तो एक्सप्लोरेशन सेक्टर को बाय करा दिया, किसी का माल उतारने की वजह से बाय करा दिया, किसी सेट का माल उतारने की वजह से बाय करा लिया, तो इट्स अ सिस्टमैटिक फ्लॉ कि जिस तरह आपकी क्या फिर पता कौन सही बोल रहा है कौन गलत कह रहा है। ऐसा सूट वाले आप नेगेटिव कह सकते हैं इसकी वजह से। नहीं, तेल की कीमत ऊपर गई तब भी मार्केट ऊपर जाएगी, ये कौन सा लॉजिक है? नीचे जाएगी तो भी ऊपर जाएगी, तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो भी ऊपर जाएगी। सरमायाकार तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, मुझे नहीं समझ में आई। तभी कहते हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक में सरमायाकारी नहीं करें, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपोजर लें। अगर ऑयल को खोल दें, एक्सप्लोरेशन अलग आ जाता है, रिफाइनरी अलग आ जाता है, मार्केटिंग अलग आता है। अगर तेल की कीमत गिरती है या बढ़ती है तो उनका डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होते हैं। सो यू मुतासिर होते हैं, बट अगेन द क्वेश्चन इज नेगेटिवली कौन अफेक्ट होगा, पॉजिटिवली ज्यादा कौन अफेक्ट होगा। सो ये फर्दर इन डेप्थ में अगर आप जाएं तो आपको बेहतर तरीका ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स पे आप रिलाय करें, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड। और म्यूचुअल फंड बड़े उस्ताद निकले। म्यूचुअल फंड ने पहले क्या किया, पूरी कौम का नोटू पकड़ के लगा दिया फिक्स्ड उसमें, और फिर उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट गिर गए, विजन ही नहीं थी कि इंटरेस्ट रेट भी कभी गिरते हैं। अब सबको बोल रहे हैं जाओ स्टॉक मार्केट फंड में जाओ। खैर, इस बारे में भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करें बाकर अब्बास जाफरी साहब, CEO इन्वेस्टर्स लाउंज से, कुछ बता रहे थे म्यूचुअल फंड्स के मुतालिक। जी जनाब बाकर अब्बास जाफरी। देखिए अली नासिर, हम जब भी रिटर्न का मवाजना करेंगे और देखेंगे दूसरी एसेट क्लासेस में म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया, तो फिर भी बेहतर रिटर्न दिया। अगेन आई वाज सेइंग कि कुछ फंड्स में ये प्रॉब्लम आई होगी कि उनके फंड मैनेजर्स ने बेहतर मैनेज नहीं किया, लेकिन एसेट क्लास अगर देखें तो एसेट क्लास का ऑन एवरेज रिटर्न ज्यादा है। अब अगर मैं आपको अच्छे रिटर्न की बात करता हूं तो आप बोलते हैं बुरे वक्तों में चले जाओ। अभी थोड़ी देर पहले आप बुरे वक्तों की बात कर रहे थे मुझसे। बुरे वक्तों की बात कर लें, आप बात करते हैं, अभी बात करें ना, अभी बुरे वक्त की बात करें ना। ये जो ऊपर से उठाकर नीचे गिराई मार्केट, अब की बात। अब मार्केट जब नीचे गिराई तो रिलेटिव परफॉर्मेंस आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें इक्विटी फंड जो कि सबसे ज्यादा हिट हुए हैं, उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस देख लें। अगर वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट से, तो स्टिल म्यूचुअल फंड इज अ बेटर एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इनटू, अगर आपका स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बाकियों के अगर हाथ टूटे हैं, टांगें टूटी हैं, तो इनकी सिर्फ उंगलियां फ्रैक्चर हुई हैं। ये बिल्कुल रिलेटिव परफॉर्मेंस ना, बाकियों के हाथ टूटे और ये जिंदा बच गए, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि इनको भी मार दिया जाए? तो इन्वेस्टर्स को अगेन द क्वेश्चन इज कि इन्वेस्टर्स को रिलेटिव परफॉर्मेंस देखिए। अगर आपने ये क्राइसिस की बात कर ली, अब आप पिछले 10 साल का मवाजना ले लें तो आपको म्यूचुअल फंड्स के ऑन एवरेज रिटर्न 30% टू 45% नजर आएंगे। तो सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप अगर किसी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कोई चीज सजेस्ट करेंगे तो आप उनको, अगर उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड्स बोलेंगे या स्टॉक बोलेंगे? आप जवाब दें। मैं उनसे सच बोलूंगा, मैं उन्हें यह बताऊंगा भाई कि ये मार्केट जो है ना, इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और बुनियादी तौर के ऊपर इकोनॉमिक साइकिल है। जब कुछ सालों अगर बहुत ज्यादा फायदा होगा तो फिर उसके बाद जाकर नुकसान भी होगा। बुनियादी तौर पर दुनिया मदोजजर की जगह है। का जवाब नहीं दिया। सूरज जो चांद हो कभी डूबेगा होता है। हाँ, तो आपने बताया, आप ये बताएं ना ऑन एवरेज आप क्या बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं सब चंगा है, ऊपर ही ऊपर सिंगल डायरेक्शन मार्केट कौन सी हो सकती है? लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो हाई ग्रोथ मार्केट्स या इक्विटी मार्केट्स आर अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके मार्केट के दोस्तों ने सरमायाकारों को बोला 60,000 जाएगी मार्केट, किसी ने बोला 80,000 जाएगी मार्केट। ये 60,000 बोल के पोजीशन ली है मार्केट में 50 के ऊपर, उन्होंने लॉसेस भी इनकर किए हैं। तो आप ये इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे कि जिन्होंने बड़े बड़े लॉसेस इनकर किए हैं। मसला ये होता है कि हम जब गरीब लोग आते हैं और 10-10 टाइम्स लेवरेज लेके मार्केट में काम करते हैं, उनसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। जब वो लॉस इनकर कर लेते हैं तो उनको गले में हाथ डाल के उनकी हिमायत करने लोग सामने आ जाते हैं। अरे भाई, अगर आपको नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो आप म्यूचुअल फंड्स लीजिए, उससे लॉन्ग टर्म। सट्टेबाजी की मार्केट नहीं है ये। अगेन आई वुड से इतनी इमेच्योर मार्केट है, स्टिल इट्स नॉट अ सट्टेबाजी मार्केट। अच्छा, ये आपका ख्याल है? ख्याल हो सकता है, दैट्स अ जनरल फैक्ट। मैं आपको बता दूं, देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन। आपको ये भी बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट है, फॉरेन CEO की बात कर रहे हैं। जी। और इसी पस मंजर के अंदर एक बात ये भी बताता चलूं कि जनाब आगा खान साहब जो थे, वो जुमे को उनकी मीटिंग भी हुई वज़ीर आज़म के साथ। उस मीटिंग के अंदर अली सिद्दीकी साहब भी शामिल थे। अली सिद्दीकी साहब जो हैं वो आई थिंक इज़ एन एडवाइज़र, मुशीर है प्राइम मिनिस्टर के। मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी खबर है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या, लेकिन जो भी वहाँ बात हुई उसके बारे में कभी बात करेंगे। खैर, यहाँ पर चूँकि मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको पता है कि न्यू शेरिफ इन टाउन है, तो उसके मुतालिक क्या राय होगी। लेकिन मैं फिर क्या बात करूँ आपसे, थोड़ी सी तिश्नगी रह जाएगी।
हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है। आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू के ऊपर दोबारा से बात करेंगे। विल वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। बाकर अब्बास जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।